नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक फ़िल्म आ रही है, शायद हो सकता है कल रिलीज़ हो गई हो, ध्यान नहीं दिया। नाम है मैं झूठी तू मक्कार। अब देखिए, फ़िल्म में तो बड़ा आसान है कि ये तय करना कौन झूठा है, कौन मक्कार है, कौन किसके लिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन जब इसको आप अगर राजनीति पर आजमाना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले जो दो लोग होते हैं एक दूसरे को झूठ और मक्कार दोनों बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सही कौन है, गलत कौन है, इसका फ़ैसला तो दो ही लोग करते हैं। या तो कानून की अदालत करती है या जनता की अदालत करती है, लेकिन चर्चा उस पर ज़रूर होती है। कल शुक्रवार को CBI ने लगभग 15 जगहों पर छापेमारी की और ये सारी 15 जगहें लालू परिवार के लोगों से जुड़ी हुई थी। और दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर जहां वो रहते हैं वहां पर भी छापा पड़ा। वहां वो मौजूद थे, उनकी पत्नी थी और उनकी बहन भी वहां मौजूद थी। तो ये छापा जो पड़ा, उसके बाद की राजनीति पर गौर कीजिए। इससे पहले तक तेजस्वी यादव बड़े उससे कहते रहे थे कि भाई क्या हुआ, वो तो होता रहता है, जब भी कुछ जो है इस तरह का होता है तो CBI आ जाती है, केंद्र भेज देता है, कुछ होता नहीं। उसके बाद जो है वो इसको जो है बड़ा लाइटली ले रहे थे, बड़े हल्के में ले रहे थे। CBI ने समन भेज दिया कि आइए पेश होइए। शनिवार को बुलाया, बातचीत करते हैं। तो शनिवार को उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरी पत्नी गर्भवती है, उनको लेकर मैं अस्पताल में हूँ। तो ये मतलब कोई बहाना नहीं है, ये जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है। CBI क्या करेगी वो CBI जाने। लेकिन ये जो छापेमारी हुई है, इसके बाद ये IRCTC घोटाले में उसमें हुई है। उससे पहले आपको याद होगा कि इसी हफ्ते राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से CBI पूछताछ कर रही है। लेकिन राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जैसे लालू यादव ने कहा कि मैं इनके सामने कभी झुका नहीं, झुकूंगा नहीं। झुकने की ज़रूरत नहीं है, बिना झुके भी आपको 3.5 साल जेल में रहना पड़ा। वो इन लोगों या उन लोगों के कारण नहीं, वो आपने जो किया उसके कारण। अब बात आती है कि इस सारे घटनाक्रम पर, और सारे घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ तो मैं ये 3-4-5 दिनों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 घटनाएं हुई। एक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, के कविता जो KCR की बेटी हैं, BRS के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, उनको ED का समन, और शनिवार को यानी आज उनको बुलाया गया है और पूछताछ चल रही। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनसे पूछताछ जारी है। और दूसरी घटना हुई तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घर के लोगों या उनके मित्रों और संबंधियों के यहाँ छापे। अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए। विपक्ष के 9 नेताओं ने और 8 पार्टियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। अब जब के कविता और सिसोदिया का मामला आया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ये ठीक हो रहा है। के कविता धरने पर बैठी जब जंतर मंतर पर शुक्रवार को, तो कहा गया ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। ये जयराम रमेश ने कहा, दूसरे नेताओं ने कहा पार्टी के, और जो है इसका जो है मजाक उड़ाया वहाँ तेलंगाना के भी कांग्रेस के नेताओं ने, और इसको इस रूप में पेश किया कि जांच एजेंसियाँ जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, उनको भ्रष्टाचार की जाँच तो करनी ही चाहिए। अब ज़रा दृश्य बदलिए और देखिए कि जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घर के लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं तब कांग्रेस का रिएक्शन क्या आता है। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मैदान में उतरते हैं। वो कहते हैं ये जो है जनतंत्र की हत्या है। ये मोदी सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जनतंत्र की हत्या करना चाहती है, और वो लगातार इस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बूढ़े हैं और बीमार हैं। अब बीमार तो हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उनको बूढ़ा कहें ये थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन खैर, सहानुभूति में कहा था उन्होंने, और कोई मतलब नहीं था। और तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हैं, इस सब का ख्याल नहीं किया गया। भाई इस सब का ख्याल अगर करवाना था तो उससे पहले जो आपने किया वो नहीं करना चाहिए था। तो ये तो 2 घटनाओं पर 2 अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अब बिहार की बात हो और नीतीश कुमार की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बिहार की राजनीति में कौन झूठा कौन मक्कार, ये फैसला होने में अभी समय है, क्योंकि न्याय की अदालत में भी अभी समय लगने वाला है
और जनता की अदालत में भी। जनता की अदालत में पहला फैसला आएगा 2024 में और दूसरा 2025 में। लेकिन तेजस्वी यादव के यहाँ छापेमारी, लालू प्रसाद यादव के लोग और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ और छापेमारी, इस पर जरा नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया देखिए। अगर आपने वो वीडियो देखा हो, 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है और वो पता नहीं किसका है, किसी एजेंसी का है, किसका, इसलिए कॉपीराइट का मामला है, इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकता। अगर वो देखा हो, चित्र आपने देखा हो, तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार को अंदर से जो खुशी हो रही है वो छिपाए नहीं छिप रही। वो एक बार भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का नाम भी नहीं लेते। कहते हैं जिन लोगों के खिलाफ हो रहा है वो जवाब दे रहे हैं, हमको क्या बोलना है। ये तो 17 में भी हुआ था। जिन लोगों के खिलाफ आज हो रहा है उन्हीं के बारे में 17 में भी हुआ था। 17 में भी जांच हुई थी, छापा पड़ा था, क्या हुआ? 5 साल कहाँ रहा मामला? एक बार भी नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं। इसीलिए उस चिट्ठी पर नीतीश कुमार के हस्ताक्षर नहीं थे। उनको मालूम था कि ये आने वाला है, तो वो अपने को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का जो भ्रष्टाचार है उससे अलग रखना चाहते हैं। उनके लिए विन विन सिचुएशन है। उन्होंने देखिए, उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, तो हमने तो पूछ लिया था कि भाई जो है ज़रा सफाई दे दीजिए। तो फिर उधर से जो है संदेश आने लगा। अब वो कभी स्पष्ट नहीं बोलते। उनकी बात समझने के लिए आपको एक एक जो है इंटरप्रेटर चाहिए, जो उनको जानता हो, जो समझा सके। तो उधर से मतलब बीजेपी से संदेश आने लगा, तो उधर चले गए। बोले अब हम इधर आए तो फिर शुरू हो गया। तो उनको लग रहा है कि मतलब कहने का अंदाज़ ऐसा था, मतलब हो ना हो, अंदाज़ ऐसा था कि अब फिर जाना पड़ेगा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सावधान हो जाइए। नीतीश कुमार फिर आपके दरवाजे पर गिरने वाले हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल अभूतपूर्व है। राजनीति में किसी ने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। उन्होंने तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या उनकी बेटी मीसा भारती, जिन पर भी आरोप लगे हैं, उनमें से किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन उनके समर्थन में तो और भी कुछ नहीं बोला। वो ऐसे बात करते रहे जैसे उनके लिए अनजान हो, नाम भी न जानते हों, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री हैं, जिनके सहारे सरकार चला रहे हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, इस तरह से बात करते हैं। ये हैं आपके लिए नीतीश कुमार, जो कभी किसी के सगे हुए नहीं। वो कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में जो कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तो नीतीश कुमार जी इस मामले में बिल्कुल निष्णात हैं। वो इतनी सफाई से ठगते हैं आपको कि ठगने वाले को पता ही नहीं चलता कि ठगा जा रहा है। जब सब कुछ हो जाता है तब अंदाज़ा लगता है कि अरे ये तो हो गया। तो इस समय भी जो उनका रवैया है, अब उनके सामने उनको क्या दिख रहा होगा, क्यों खुश है? उनको दो खुशी नज़र आ रही है। एक कि हमारे लिए रास्ता खुल रहा है फिर से पलटी मारने का। अब ये बीजेपी पर है कि वो उनको रास्ता देती है कि नहीं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। उनको दिख रहा है कि ये जो दबाव बन रहा था आरजेडी से कि जल्दी से मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपो तेजस्वी को, वो दबाव तो चला गया। अब अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी हो जाती है तो मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं। और मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं तेजस्वी को, तो जाहिर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएगा कौन। तो एक जो दबाव था उन पर, जो प्रेशर था, वो एकदम से रिलीज़ हो गया। उसकी राहत, उसकी खुशी, उसका जो चैन है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि चलो एक झंझट ख़त्म हुई। ये जो रोज़ रोज़ आरजेडी के लोगों का दबाव था कि कब खाली करेंगे, कब जो है तेजस्वी को गद्दी सौंपेंगे, कब इस्तीफ़ा देंगे, इस सब से मुक्ति मिल गई। तो नीतीश कुमार भाग्य के भी धनी हैं। अब अपनी राजनीतिक चतुराई के धनी तो हैं ही, भाग्य के भी धनी हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उनके अनुकूल हो जाती हैं। इस समय जब लग रहा था कि उनकी गद्दी अब गई कि तब गई, उसी समय ठीक। ये समझ में नहीं आता कि इसकी टाइमिंग क्यों ऐसी रखी गई है। क्योंकि देखिए अब वही सब हो रहा है जो 2017 में नीतीश कुमार चाहते थे। तो नीतीश कुमार से किया हुआ वादा शायद बीजेपी पूरा कर रही है।
या इस परिस्थिति का पार्टी फ़ायदा उठाना चाहती है? क्योंकि देखिए इस विधानसभा में तो बीजेपी की सरकार बनने की कोई सूरत है नहीं, सिवाय जेडीयू के साथ आने की और कोई सूरत है नहीं। तो बीजेपी, मुझे जो नज़र आ रहा है, बीजेपी देख रही है आगे की राजनीति, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नज़रिए से। अगर आरजेडी से, ख़ास तौर से तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ेगा। उसकी वजह से नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर महागठबंधन में बढ़ने का मतलब है महागठबंधन और कमज़ोर होगा, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार सबसे कमज़ोर कड़ी है। उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। उनको जितना भाव मिलेगा, जितना महत्व मिलेगा, गठबंधन उतना ही कमज़ोर होगा। ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये स्थिति जो है, ये दोनों के लिए, नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों नए नए दुश्मन बने हैं, लेकिन दोनों में ऐसा लगता है कि जैसे ये नूरा कुश्ती चल रही हो कि आप भी फ़ायदा उठाइए, हम भी फ़ायदा उठाएं। तो नुकसान किसका हो रहा है? आरजेडी का। तो बिहार में 3 जो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इन 3 में से जब तक एक ख़त्म नहीं होती तब तक बाकी दोनों के लिए सीधी लड़ाई का मौका नहीं बनेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी इसके बाद जो है अगर तेजस्वी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सवाल तो निश्चित रूप से उठेगा कि आरजेडी का नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि ये थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ये मानकर कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो ही जाएंगे, लेकिन इस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह का केस है, जिस तरह के प्रमाण हैं, उसमें जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उस सब को देखते हुए ये संभावना के दायरे से बाहर की बात नहीं है। इस आधार पर कह रहा हूँ। तो नीतीश कुमार इस समय बम है। उनको लग रहा है कि बीजेपी ने न चाहते हुए भी उनकी मदद कर दी है। उनके ऊपर जो भारी दबाव था भतीजे का, उसको चचा ने रिलीज़ कर दिया है। तो चचा की राजनीति का कोई जवाब नहीं। तो जो पंजाब में कहते हैं ना कि राज करेगा खालसा, तो बिहार में तो राज करेंगे नीतीश कुमार ही, अभी फ़िलहाल कम से कम 25 तक। क्योंकि जो ये केस है, इसमें अगर जांच एजेंसियां तत्परता से लगी रहीं तो निश्चित है कि आरजेडी लगभग नेतृत्व विहीन हो जाएगी। उसमें से कोई भी नेतृत्व जो भी पार्टी में है, जिनको बनाने की कोशिश होगी, किसी डमी को होगी, क्योंकि परिवार नहीं चाहेगा कि कोई ताकतवर जो है उसके हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए, उसका नुकसान होगा। और नीतीश कुमार इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसका नुकसान होगा। बीजेपी की ओर से दबाव बढ़ेगा। बीजेपी जो है चुनाव में उतरेगी इस नारे के साथ कि भ्रष्टाचारियों को हमने उनके सही मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां उनको होना चाहिए वहां पहुंचा दिया, तो बीजेपी का फ़ायदा होगा। लेकिन वास्तव में फ़ायदा किसका होगा, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। तो उसके लिए 2024 और 2025 दोनों चुनावों का इंतज़ार करना पड़ेगा। 24 जो है वो दिशा बता देगा कि किस दिशा में राजनीति बिहार की जाने वाली है। लेकिन बिहार की राजनीति बदलने वाली है, इतना तो तय है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।